हाय स्टूडेंट्स, जेई और नीट की इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम अपना है मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। इसमें देखिए गिवन है आपको इस टाइप से, एक यहाँ पे पोल गिवन है, उससे एक रोड यहाँ पे कनेक्टेड है। ये रोड को ओमेगा से इस तरीके से अबाउट दिस पोल वो घुमाया जा रहा है, रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। और यहाँ पे एक थ्रेड से एक अपने पास बीड है वो हैंग कर रहा था, एंड जब इसको रोटेट किया देन वो कुछ ऐसे थीटा एंगल पे जा करके स्टे कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है, अ रोड ऑफ लेंथ एल इज पाइवेटेड नियर वन एंड एंड रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन with a constant angular speed omega. From free end of the rod, a ball of mass m is suspended by a light string of length l. स्टेडी मोशन में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई है, देन ओमेगा कैलकुलेट करना है और एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो जब स्टेडी स्टेट यहाँ पे अचीव हो गया, इनिशियली तो पहले ये पेंडुलम यहाँ पे रहेगा, देन रोटेट किया तो ये 45 डिग्री पे जा करके और फिर इस तरीके से कुछ सर्कुलर पाथ पे चलने वाला है ये। तो देखते हैं, अब इसमें सर्कुलर पाथ पे चलेगा, रोटेशन किसके अबाउट है, रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट है। तो ये अपने पास में अगर मान लीजिए स्ट्रिंग की हेल्प से एक पार्टिकल को हम ऐसे फिक्स करके और यहाँ से घुमाते हैं तो इस तरीके से चलता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी यहाँ पे, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे, तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप के एक बड़े सर्कल पे ऐसे चल के आएगा इस तरीके से। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, इतना उसका रेडियस होगा, उसमें एल हो जाएगा। और इसको अगर देखेंगे ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं हम। कुछ ऐसा केस रहा होगा अपना, यहाँ पे ये एल है, ये अब डिस्टेंस अपने पास में l/√2 हो जाएगी, बिकॉज थीटा कितना है 45 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा 45 डिग्री गिवन है, थीटा 45, दैट्स वाई वो डिस्टेंस को हमने सीधा l/√2 बोल दिया, एल साइन 45। फिर यहाँ पे रेडियस की जब बात करेंगे तो ये एल होगा और ये l/√2, ये तो रेडियस होगी। फिर टेंशन जो इधर लग रहा है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो कितना हो जाएगा टी कोस थीटा, मतलब टी कोस 45, टी साइन थीटा, टी साइन 45, थीटा की वैल्यू 45 और एम जी। अब ये जो टुवर्ड सेंटर ये तो सेंटीमीटर का काम करेगा और ये वाला क्या करेगा, ये अपने पास में बैलेंस कर जाएंगे। तो टी का ये कंपोनेंट एम जी को बैलेंस कर देगा, वेट को बैलेंस कर देगा। तो चलिए दो इक्वेशंस नोट करते हैं हम। टी कोस 45 दैट मीन्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू एम जी, टी साइन 45 दैट्स एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अभी ओमेगा चाहिए था, एम ओमेगा स्क्वायर आर हमने बोला है। इसको डिवाइड कर देते हैं, 1045 1 कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। इसमें इसका डिवाइड कर दिया आपने, ओमेगा की वैल्यू हुई जी अपॉन आर एंड ओवर रूट। आर की वैल्यू कितनी है, ये रही एल प्लस l/√2। तो इसको देखिए अगर एलसीएम लेते हैं तो ये √2 जी बन जाएगा एल और यहाँ पे आ जाएगा √2 एल। तो √2 + 1 × एल। अब एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना गिवन था 25 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑप्शंस को अगर देखते हैं तो कहीं पे भी एल नहीं है, यहाँ पे एल नहीं है तो एल की वैल्यू पुट कर दिया, एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वो वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 25 सेंटीमीटर 1/4 मीटर। उसके अकॉर्डिंगली जब देख रहे हैं तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है 4√2 जी अपॉन √2 + 1। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है अपने पास, देखिएगा 4√2 जी सेकेंड ऑप्शन अपना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम है और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बनेगा अपना। प्रॉब्लम ऐसा गिवन है आपको, इन्फाइनाइट डाइलेक्ट्रिक सीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये गिवन है सीट पे, और इसमें एक होल है रेडियस आर का, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड ऑन द एक्सिस ऑफ होल एट डिस्टेंस √3r। यहाँ पे कहीं पे उसको रिलीज किया हमने होल की एक्सिस पे। तो ये जब इसको क्रॉस करेगा सर्कल को, ये जो कट किया हुआ पार्ट है, देन इसका स्पीड कितना होगा, या होल के सेंटर को क्रॉस कर रहा है तब इसका स्पीड कितना होगा। ये अपने पास कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसमें देखिएगा अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है, इसको मैंने बनाया कि ये वाला जो पार्ट है इसको प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा दे देते। तो ये जो प्लस सिग्मा वाला पार्ट है इट विल एक्ट एज ए इन्फाइनाइट लार्ज सीट विदाउट एनी होल, प्लस आपके पास ये नेगेटिव सिग्मा वाला पार्ट है वो मैंने एडिशनली यहाँ पे लिया। अब जो पॉइंट पी एक तरीके से भी √3r पे है और इससे भी कितना है √3r, तो इस पॉइंट पी पे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज पोटेंशियल जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसका तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो फिर भी फॉर्मूला जनरली याद कर लेते हैं रिंग का, तो बट इसमें अपने पास ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। और वैसे भी जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन के इक्वल होगा। और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है डेल्टा यू, वो कितना होता है Q × डेल्टा वी पोटेंशियल, दैट्स वाई हमें पोटेंशियल चाहिए। और पोटेंशियल के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड E.dr, dV = -E.dr। तो यहाँ पे कितना होगा देखो,
ई नेट इसका तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका कितना होगा बिकॉज यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आ गया तो प्लस, और सिग्मा नेगेटिव एक तरीके से तो कितना आएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्क का रिंग नहीं है, तो डिस्क की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे ही 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये डिस्क की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सिग्मा नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव पुट कर दिया, नेगेटिव पुट करने से वो डायरेक्शन अपनी चेंज हो गई है। तो ई नेट कितना हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिया, यहाँ पे देखिएगा वैसे ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से ये वाला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपने पास इस डायरेक्शन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा और वो काइनेटिक एनर्जी में गेन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट एक ही फोर्स अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू इंटू ई, तो ये वैल्यू जैसे फोर्स कितना हो जाएगा क्यू इंटू ई, आपने नेगेटिव पुट किया जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ई क्यू इंटू ई और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये तो देखो क्यू दैट मीन्स चार्ज ई माइनस ई पुट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म, और एफ डॉट डी आर करेंगे तो एक्स में हमने कंसिडर किया एफ डी एक्स ये वर्क, तो डी एक्स हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली कहाँ पे था √3r पे था और फाइनली कहाँ पे चला जाएगा सेंटर पे दैट मीन्स 0 पे। तो इसको सोल्व किया माइनस सिग्मा ई अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, ये एम का डिवाइड कर दिया इधर और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 से 2 अपना एक तरीके से कैंसिल हो गया, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और ये वी स्क्वायर। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हमने अप्लाई किया तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने बोला टी स्क्वायर, कोई नई टर्म असाइन किया, तो यहाँ पे कितना होगा ये डिफ्रेंशिएट किया ये तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स, और वो किसके इक्वल होगा इधर से 2t dt के इक्वल। सो एक्स डी एक्स कितना होगा टी डी टी, तो एक्स डी एक्स की जगह तो कितना पुट करेंगे टी डी टी, और इसकी जगह कितना पुट कर देंगे हम रूट में टी स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो टी आ जाएगा, तो टी से टी भी कैंसिल होगा और इधर से वी स्क्वायर अपना एज इट इज चल रहा है ये वी स्क्वायर। यहाँ से माइनस सिग्मा ई अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट ये एज इट इज। यहाँ पे अगर लिमिट्स को चेंज करेंगे तो देखो अब लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, यहाँ पे लिमिट थी √3r, तो √3r पुट करते ही टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r मतलब 2r, और जैसे ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी r, तो ये वैल्यू कितनी आ गई ये तो कैंसिल होगा, टी डी टी कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो टी की जगह अपर लिमिट r है और लोअर लिमिट 2r है, तो कितना होगा r माइनस 2r, ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएंगे और v की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो ये एक थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है साउंड से रिलेटेड है, बीट्स का प्रॉब्लम है। इसमें गिवन है ए सोर्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स व्हेन साउंडेड विद सोर्स ऑफ नॉन फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज। तो ये दो ट्यूनिंग फोर्क है, एक नॉन है आपके पास में 200 हर्ट्ज का एंड अदर वन इज अननोन, बट दे प्रोड्यूस 4 बीट्स व्हेन साउंडेड टुगेदर व्हेन वैक्स इज अप्लाइड टू अननोन। अब ये ध्यान रखना है कि किस पे वैक्स अप्लाई किया, नॉन पे अप्लाई किया है कि अननोन पे, तो यहाँ पे आपके पास में अप्लाई किया है नॉन पे सोर्स, देन 6 बीट्स आर हर्ड, तो इसमें बीट्स कितने मिले 6 बाय रिड्यूसिंग लिटिल अमाउंट ऑफ वैक्स। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत केयरफुल रहना है, वैक्स को रिड्यूस किया रिमूव नहीं किया, इसका मतलब वो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी पे नहीं जाएगा, उससे कुछ डिफरेंट ही रहेगी। अगर रिमूव बोला जाए तो ओरिजिनल पे चला जाएगा, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग बोला हुआ है, इसका मतलब देयर मे बी सम वैक्स और 4 बीट्स आर हर्ड, फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को मैं जनरली इस टाइप का एक फ्लो चार्ट बना के ही ट्राई करता हूँ। तो आपके पास में एक की फ्रिक्वेंसी तो नॉन है 200, इसके साथ में अगर कोई 4 बीट देता है तो अपने पास दो चांसेज है, इट मे बी 196 और मे बी 204 बीट्स का सिंपल इतना मीनिंग है कि इट गिव्स डिफरेंस। तो 200 के साथ में 4 का डिफरेंस कब आ सकता है, मे बी 204 का हो सकता है, 195 का हो सकता है। अब देखिए वैक्स लगाने पे क्या हुआ, बीट्स अपने पास 6 मिले, तो वैक्स लगाने पर अपने पास में इसके साथ 6 बीट कौन दे सकता है, इसके साथ या तो 206 दे सकता है या 194 दे सकता है। अब हम ऐसे ही चेक कर लें क्या 196, और हमें ये भी पता है कि वैक्स लगाने पर फ्रिक्वेंसी पे डिक्रीमेंट आता है, तो 196 से डिक्रीज होकर 206 नहीं हो सकता, बट 196 डिक्रीज होकर 194 हो सकता है, तो पॉसिबल है ये। अभी तक अपना
फिर 204 वैक्स लगाने पे 206 नहीं हो सकता, वैक्स लगाने पे फ्रिक्वेंसी में डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट नहीं। 204 डिग्री जो करके 194 हो सकता है, तो ये भी चलेगा। तो अभी अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी आ गई कि इधर भी 194, इधर भी 194। तो कंडीशन अगर यहीं तक होती है तो अपना बोथ आंसर्स होंगे 196 एंड 204। बट यहाँ पे क्या बोला था, 6 बीट्स के बाद में जब वैक्स को रिड्यूस किया तो अगेन अपने पास 4 बीट्स मिले। अब इसमें जब वैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं हम तो फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि वैक्स लगाने पे घट रही है, तो वैक्स को कम करेंगे तो फ्रिक्वेंसी थोड़ा बढ़नी चाहिए। तो 194 से बढ़ के 195 हो सकता है, 196 नहीं हो सकता, बिकॉज इस केस में 196 एक तरीके से ओरिजिनल है और वैक्स रिड्यूस किया है, रिमूव नहीं किया, तो अपने पास 195 एक ही केस बना। और 195 में कितने बीट मिलेंगे, 5 बीट्स मिलेंगे, जबकि वहाँ पे कितना बोला है 4, तो ये वाला अपना रॉन्ग हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं। वैक्स लगाने पर 195 हो सकता है, 196 हो सकता है, 197, लेकिन जैसे ही 196 होगा तो 200 के साथ में कितने 4 बीट्स मिल जाएंगे। तो हमने वैक्स रिड्यूस भी कर दिया, 196 से 194 से कितना हो गया, 196 हो गया, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 204 के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब आंसर कितना रहेगा अपना 204 हर्ट्ज। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में ध्यान रखो, वैक्स रिड्यूस किया है कि रिमूव किया है। नेक्स्ट देखिए अपने पास जो प्रॉब्लम है प्रिज्म का है, रे ऑप्टिक्स का बोलेंगे हम। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू एन एंगल अल्फा। ये गिवन है कि यहाँ पे अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है ऑन द साइड पी क्यू ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज गिवन √2। लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट फेस पी आर पे TIR होता है। वन अल्फा हैज मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री है। नैन थीटा, तो हमें ये वाला थीटा कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो देखो इस वाले फेस पे जस्ट TIR की कंडीशन में अप्लाई कर देते हैं। तो इस पे जस्ट TIR की कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में IC ये आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वाला पार्ट जब देखेंगे तो साइन IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। 1/n होता है, तो ये n ऑफ रेयर डिवाइडेड बाय n ऑफ डेंसर, याद है n ऑफ रेयर इन दिस केस एयर, और ये कितना √2, तो 1/√2, तो ये 45 डिग्री हो गया। चलिए ये 45 डिग्री अपने पास में है और यहाँ पे भी एंगल अपने पास 45 डिग्री है। ये कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, 1 × sin 45 डिग्री इक्वल टू √2 × sin r, तो ये r की वैल्यू 30 होगी। अब देखो बड़े ट्राइंगल में ही आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये एंगल्स का, या हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से। तो PAB इसको ले लेते हैं, ये 45 डिग्री था, तो ये भी कितना होगा 45, ये कितना है 30, ये कितना है 90, दैट मीन्स 90 + 30 120 + 45 + दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180। तो 90 + r, यहाँ पे जो मैंने किया 90 - IC दिस वन एंड थीटा दिस वन, इनका सम कितना आना चाहिए 180। तो ये 120 एंड 45 कितना हो गया आपका 165 + थीटा 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 15 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे गिवन है 2 आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर गिवन चार्जेस Q, दोनों को ही Q चार्ज प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन क्लोजिंग द स्विच रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑफ A टू दैट ऑफ B बिकम्स 1:3। तो इनके पोटेंशियल्स का जो रेशियो है 1:3 हो गया जब हमने स्विच को क्लोज किया। अब बैटरी और लगी हुई है, वैसे तो 2 कंडक्टर्स अगर कनेक्टेड होते इस वे में तो अपने पास में पोटेंशियल फाइनली सेम हो जाता है, बट यहाँ पे बैटरी लगी हुई तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। ए के कंपैरिजन में बी अपने पास में V पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पे होगा, तो हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए हमने कंसिडर किया कनेक्ट करने के बाद में कि एक से दूसरे पे कुछ चार्ज फ्लो हो गया। तो अगर कंसिडर करें तो मैंने मान लिया कि चलो इधर की तरफ चार्ज फ्लो हो गया, x क्वांटिटी चार्ज फ्लो होगा, तो इस पर कितना चार्ज रहा Q - x, और इस पर कितना होगा, इस पर अपने पास में जो चार्ज था वो कितना था, Q था कि 2Q, Q ही था, यहाँ पे Q था, तो ये Q + x रहेगा। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा Q + x, तो Q - x और Q + x। अब इनमें कुछ ऐसा सेपरेशन अपने को गिवन नहीं है, तो हम लार्ज डिस्टेंस ही मान के चलेंगे और इनको एज ए आइसोलेटेड स्फीयर इनका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को जो कंडीशन गिवन है कि VA/VB कितना है 1/3, या हम बोले कि 3 टाइम्स VA = VB, इसलिए हाई पोटेंशियल पे गिवन है, वहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल का रेशियो 1:3। तो अब हमने यहाँ पे अप्लाई किया, देखिएगा 3 टाइम्स VA = VB। अब VA कितना होगा, ये वाला KQ/R होता है। अगर सरफेस पे चार्ज Q है, रेडियस R है, तो KQ/R फॉर्मूला होता है स्फीयर की सरफेस पे। तो कितना होगा 3K, Q की वैल्यू Q - x/R, यहाँ पे कितना आएगा VB KQ दैट Q + x डिवाइडेड बाय R। इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई Q/2।
एक्स की वैल्यू Q/2 आने का मतलब अपने पास रहा, अब जब अगर KVL लगा दे हम तो VA प्लस V वो किसके इक्वल होना चाहिए, VB के इक्वल। तो यहाँ से VB माइनस VA कितना हो गया, V के इक्वल हो गया। यही थोड़ा बहुत सिंपल है। तो इसकी हेल्प से अगर कैलकुलेट करते हैं VB अपने पास कितना हो जाएगा, KQ प्लस एक्स दैट मीन्स Q/2, KQ प्लस Q/2 बाई आर माइनस KQ माइनस Q/2 बाई आर, और वो किसके इक्वल, V के इक्वल। तो यहाँ से अपने पास में K/R कॉमन ले लिया हमने, इंटू 3Q/2 माइनस Q/2 वो किसके इक्वल, V के इक्वल। तो इसको सोल्व किया तो ये कितना रहेगा, Q रहेगा। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू आ गई अपने पास में KQ/R या Q/4πε0R। एक और काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी अपने पास कैविटी का केस है कि एक अपने पास में स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक कैविटी है यहाँ पे, और इनके दोनों को सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो कौन सा, ए वेक्टर। तो कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे शायद फील्ड पूछा हुआ अपने को, ए कैविटी ऑफ रेडियस R इज मेड इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट द सेंटर ऑफ कैविटी इज एट डिस्टेंस A फ्रॉम सेंटर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म एंड इट्स वैल्यू, नॉन जीरो यूनिफॉर्म एंड इट्स वैल्यू। तो इसको भी अभी पीछे हमने जैसे डिस्क वाले ये लार्ज सीट वाले क्वेश्चन को किया था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज कंसिडर किए थे, कुछ उसी वे में हम इसको भी ट्राई करते हैं। तो आइए यहाँ पे भी हम देखिएगा, ये स्फीयर था ओरिजिनल जिसपे अपने पास में रो चार्ज डेंसिटी हमने अज्यूम किया, और गिवन है शायद प्रॉब्लम में रो, यहाँ पे रो गिवन है। तो चलिए, तो कैविटी वाले पार्ट में फिर से क्या कंसिडर करते हैं, प्लस रो और माइनस रो कंसिडर कर लेते हैं। प्लस रो की वजह से क्या होगा, स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, और माइनस रो वाला अपने पास एक छोटा स्फीयर बचेगा। तो फिर से मैंने इसको बोला कि दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम। तो ये अपने पास प्लस रो। अब हमें पता है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, याद है, क्यू की टर्म में तो याद होना ही चाहिए, KQ/R डिवाइडेड बाई RQ। इसको अगर रो की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/4πε0 दैट Q इज रो इंटू 4/3πR³ इंटू दैट R और डिवाइडेड बाई R³। 4π से 4π कैंसिल, R³ से R³ कैंसिल, रो R/3ε0। तो कितना हो जाता है, रो R/3ε0। और याद है इसकी डायरेक्शन भी R वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी अगर रो अपना पॉजिटिव है तो हमने यही बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड KQ/R/3। चलिए मैंने यहाँ पे भी सोल्व करके बताया उसको, ये कितना आ गया, रो R/3ε0। अब देखिएगा वहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं C1 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों के कारण आएगा, इसके कारण भी और अपने पास में कैविटी के कारण भी। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, देखिए तो कैविटी के अंदर ऐसा कोई पॉइंट मेंशन नहीं, तो हमने कैविटी का जैसे सेंटर कैलकुलेट कर लिया। तो अगर सेंटर पे हम देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, रो R/3ε0, या उसके अंदर कोई पॉइंट ले सकते हैं अपन। तो रो R/3ε0, और ये वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, माइनस रो इंटू 0/3ε0। वैल्यू कितनी होगी, ये जीरो कौन सा, जो कैविटी के तो सेंटर होगा, तो कैविटी के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, जीरो हो गया। तो ये कितना होगा, रो R/3ε0। तो इसमें जो R है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए वेक्टर, तो रो A/3ε0। तो नॉन जीरो है ये, और ये यूनिफॉर्म। अब कैविटी का कोई और पॉइंट लेंगे तब भी ऐसा ही आएगा, तब थोड़ा सा हमें वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कैविटी के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं इधर की तरफ, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर कैविटी के अंदर यहाँ पे कहीं पॉइंट लेंगे तो इसका जो वेक्टर होगा वो कुछ R1 वेक्टर होगा अपना, इसका जो वेक्टर है वो कुछ R2 वेक्टर मान लेते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ उसको, तो रो डिवाइडेड बाई 3ε0 इंटू R1 वेक्टर प्लस दैट माइनस रो इंटू R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 3ε0। ये तो किसके कारण, बड़े स्फीयर के कारण यहाँ पे किसी पॉइंट पे, और ये किसके कारण, जो छोटा स्फीयर अपने पास नेगेटिव रो वाला उसके कारण यहाँ पे किसी पॉइंट पे। चलिए बस इसको कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, तो बन जाता है रो डिवाइडेड बाई 3ε0 एंड दैट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ पे अगर ट्राइंगल अप्लाई करता हूँ मैं, तो ये देखो ये तो ए वेक्टर था, तो यहाँ से कितना बन रहा है, ए वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर, और ए वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसकी वैल्यू को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही रो ए वेक्टर अपॉन 3ε0 आ जाएगा। अगेन यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो आ रहा है। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है और नॉन जीरो है। तो चलिए इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस।